गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स के क्लास में पहला टॉपिक चौरी चौरा शताब्दी समारोह से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो इतिहास से भी जुड़े हुए हैं और करंट से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको इसी टॉपिक को वैसे ही देखना है कि करंट भी कवर हो जाए और इतिहास से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो वो भी यहाँ कवर हो जाए, ताकि अगर इतिहास के पोर्शन में भी इससे सवाल जुड़ा हुआ पूछे तो भी आप से गलती ना हो, और अगर करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ पूछे तो भी गलती ना हो। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ठीक है, 4 फरवरी 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित ठीक है चौरी चौरा घटना पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। ठीक है, यानी यह चौरी चौरा शताब्दी समारोह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शताब्दी समारोह के तौर पे इस चौरी चौरा घटना पे इस शताब्दी समारोह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और यह चौरी चौरा जगह कहाँ है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पहले हम इतिहास से जुड़े हुए इसके कुछ तथ्यों को जान लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि चौरी चौरा जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है और इसे क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ये जो चौरी चौरा जगह है यहाँ 4 फरवरी 1922 में 4 फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत, जब इस समय ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उस समय ब्रिटिश भारत में यह जो गोरखपुर क्षेत्र था उस समय का संयुक्त प्रांत का क्षेत्र हुआ करता था, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, इस संयुक्त प्रांत या गोरखपुर संयुक्त प्रांत क्षेत्र का पार्ट था और वहीं गोरखपुर जिले में ही चौरी चौरा नामक स्थान पर, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था में भाग लेने वाले जितने भी प्रदर्शनकारी थे पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और उसी के प्रत्युत्तर में, ठीक है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा भी हमला किया गया एक पुलिस थाने पे, एक स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे, और इसके कारण 3 नागरिकों की या सिटीजन की मृत्यु हो गई और लगभग 22 पुलिसकर्मी भी मारे गए। इसी घटना से प्रभावित होकर उस समय इस असहयोग आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, इसी घटना के प्रभाव के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, इसी घटना से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को 1922 को बंद कर दिया। लेकिन इस घटना का इम्पैक्ट ये रहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो घटना घटी, एक असहयोग जो खुद ही इसका नेचर था वो इसका मूल गुण बन गया। दूसरा, इस घटना के बाद महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि हिंसा के कारण अब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बर्बरता से कुचल दिया जाएगा, जिसमें असंख्य लोगों की जानें भी जाएंगी और हजारों और लाखों की संख्या में लोग जेल में भर्ती किए जाएंगे और उन पर भी बर्बर अत्याचार किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस घटना के बाद, यानी चौरा चौरी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इसी के याद में इस समारोह को मनाया जा रहा है और चूँकि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, जो अगले साल 4 फरवरी 2022 को हो जाएगा, इसीलिए लगभग साल वर्ष तक इस समारोह को अलग यूपी के जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं
75 जिले या डिस्ट्रिक्ट हैं, उन जिलों में इस समारोह को मनाया जाएगा। ठीक है, इस चौरी चौरा शताब्दी समारोह की जो थीम है वह है स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता। ठीक है, और स्वावलंबन की जो भावना है वही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मूल भावना है। या स्वावलंबन की जो भावना है, इस भावना से यही प्रदर्शित करना है कि यही भावना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मूल भावना है। यानी जो थीम है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौरा चौरी शताब्दी समारोह जो है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता। ठीक है, 4 फरवरी 2021 से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन, जैसा कि मैंने बताया कि यूपी के सभी जिलों यानी 75 जिलों में किया जाएगा, और इसका जो समापन है लगभग 1 वर्ष बाद यानी 4 फरवरी 1922 को किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह घटना 4 फरवरी 2022 को किया जाएगा, क्योंकि यह घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को घटी। ठीक है, तो इस समारोह को मनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि इस घटना के जो शहीद थे, शहीदों को का देश और नई पीढ़ी को अवगत कराना, उनके बारे में जानकारी कराना इस घटना का मुख्य उद्देश्य है। और इस घटना से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को एक पुस्तक में संकलित करना भी इसका उद्देश्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाला जनरेशन इस घटना और इस घटना से जुड़े हुए शहीदों और इस घटना के प्रभाव का आकलन कर सके यह कितना महत्वपूर्ण था। इसीलिए चौरा चौरी शताब्दी समारोह को यूपी में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम इससे जुड़े हुए इतिहास को भी देख लिए कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पे असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। इसी असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारी थे उन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। उसी के प्रतिकार में प्रदर्शनकारियों के द्वारा भी कार्रवाई की गई, हमला किया गया पुलिस स्टेशन पे, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, इसी घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और उसके पीछे जो लॉजिक था मैंने आपको बताया है कि इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को जो असहयोग और अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था उसको हिंसात्मक स्वरूप देने का एक मौका मिल गया, और इसी के बल पे उसका दमनात्मक कार्रवाई, बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत सारे लोग जेल में भर्ती कर दिए जाते, ये अपना उद्देश्य पूर्ति करने से रह गया। इसीलिए गांधी जी ने इस चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ इसके ऐतिहासिक पहलू है, और इसके क्या है, इसके करंट अफेयर से भी जुड़े हुए जो तथ्य है उसको हमने देख लिया। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो यह है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। यह परियोजना से सबसे पहले हम यह जान लें कि यह परियोजना शुरू कहाँ की गई। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि फरवरी 2021 में, बार बार मुझे लग रहा है कि 2022 है, 2021 में इस परियोजना को जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले से जुड़ी हुई है। कहाँ से? देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून जिले से जुड़ी हुई है। और किस नदी से जुड़ी हुई है? यह यमुना नदी से जुड़ी हुई है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि यह कहाँ, किस राज्य से है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून जिले से है। और यह किस नदी से जुड़ी है? यमुना नदी से जुड़ी है। ठीक है,
इस परियोजना को मंजूरी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा दी गई है फरवरी 2021 में। ठीक है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या मतलब है कि ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे कि सिंचाई, पेयजल, विद्युत, जल विद्युत, खासतौर से विद्युत का मतलब है जल विद्युत। इस तरह के परियोजना का यह उद्देश्यों को पूर्ति करती है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। ठीक है, और ये इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, इसीलिए इसको लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। और यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक लोहारी गांव है, लोहारी गांव, वहीं पे बांध बना के 204 मीटर का बांध बनाया जाएगा और 204 मीटर का कंक्रीट का यह बांध होगा। कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा और इसी से यह परियोजना का शुरुआत किया जाएगा। यही यह बांध बनाना प्रस्तावित किया गया है। 204 मीटर का यह बांध होगा जो कंक्रीट का होगा। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में। ठीक है, और इस परियोजना में 6 राज्यों को शामिल किया गया है। इस परियोजना में जो राज्य शामिल है वह 6 राज्य को शामिल किया गया है। पहला खुद उत्तराखंड है, यूके, जिसको उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, ठीक है, तीसरा है दिल्ली या दिल्ली, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा है एचपी, हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है, फिर राजस्थान और हरियाणा। हरियाणा, इन 6 राज्यों को इस बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल किया गया है। ये ऊपरी यमुना बेसिन वाले 6 राज्य हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इन सभी राज्यों को, ठीक है, इस परियोजना से घरेलू प्रयोग के लिए और औद्योगिक प्रयोग के लिए जल, पेयजल की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में सिंचाई के लिए भी जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए यह परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह विद्युत उत्पादन भी करेगी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पेयजल, सिंचाई और साथ ही साथ विद्युत का उत्पादन भी इससे किया जाएगा। ठीक है, इससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, यानी यह हमारे ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। साथ ही साथ यह लगभग 33,780 हेक्टेयर 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जाएगी इस परियोजना के द्वारा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? यह पेयजल के भी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, यह घरेलू पेयजल, औद्योगिक जल के ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है, यह सिंचाई के ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है और यह विद्युत उत्पादन के ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है। और यह लगभग कर रहा हूँ, यह 6 राज्यों के लिए यह बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो इस पे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पे जो सवाल बन सकते हैं वो यह बन सकते हैं कि यह जो परियोजना है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है और यह यमुना नदी पे किया जा रहा है। और इस पे जो बांध बनाए जाएंगे वो लगभग 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा जो कंक्रीट का बांध होगा। और यह बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी सिंचाई, पेयजल, विद्युत, ये तीनों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो इस पे एक और प्रश्न ये बन सकता है कि ये किन 6 राज्यों के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इस परियोजना को बनाया जा रहा है, प्रस्तावित किया गया है। तो यह 6 राज्य आपको पता चल चुका है। ठीक है,
तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, भूलना कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन खासतौर से शहरी यानी शहरी क्षेत्र के लिए यह जल जीवन मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है, यह फरवरी 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए एक सार्वभौमिक जल आपूर्ति, ठीक है, यानी यूनिवर्सल वाटर सप्लाई पेयजल, ठीक है, एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम क्या है, जल जीवन मिशन शहरी परियोजना है। यानी शहरी क्षेत्रों के लिए एक सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सार्वभौमिक जलापूर्ति योजना शुरू करने की बात बजट में की गई है। निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट के लिए इस योजना की घोषणा की है। ठीक है, इस योजना का जो क्रियान्वयन होगा, जो शुरू किया जाएगा, वो 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। ठीक है, ये इस पे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस बजट में जल जीवन मिशन शहरी योजना की घोषणा की गई है। तो यह 2021 के बजट में इस जल जीवन मिशन शहरी का घोषणा की गई है, इस परियोजना की घोषणा की गई है और ये 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। इस मिशन के तहत लगभग यह 4400, ठीक है, 4400 वैधानिक कस्बों के लिए, ठीक है, 4400 कस्बों के लिए इस मिशन को लागू किया जाएगा कि 4400 कस्बों तक जो शहरी कस्बे हैं वहाँ जल आपूर्ति की जा सके। इसमें लगभग 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू नल कनेक्शन यानी लगभग 2.86 करोड़ घरों में नल के माध्यम से जल की आपूर्ति सर्वसुलभ कराई जाएगी। यही इस शहरी जीवन मिशन जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य है। यानी शहरों में कि लगभग 4378 कस्बों या 4400 कस्बों के 2.86 करोड़ घरों में घरेलू नल कनेक्शन देकर सर्व जो जल है, जल की आपूर्ति को सुलभ कराया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही इस मिशन के तहत 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी किया जाएगा। यानी तरल जो कचरा है उसका प्रबंधन भी इसी जल जीवन मिशन जो शहरी क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, इसी के माध्यम से किया जाएगा। मतलब क्या है कि यह लगभग 4400 वैधानिक कस्बों के 2.86 करोड़ घरों में नल के माध्यम से, नल के कनेक्शन के माध्यम से जल तो सुलभ कराया जाएगा, साथ ही तरल अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की भी व्यवस्था 500 अमृत शहरों में की जाएगी। यानी जल सुलभ कराने के साथ साथ यह प्रबंधन भी इस परियोजना का पार्ट है। ठीक है, तो हमें दोनों ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ए ऑप्शन में दे देगा कि यह शहरी क्षेत्रों में जल सुलभ कराने के लिए एक घरेलू नल कलेक्शन परियोजना है। दूसरा, यह तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी करता है।
इसमें से दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा नाम है इसका परियोजना का, वैसे केवल यही पता चलता है कि यह केवल जल सुलभ कराने का परियोजना है शहरी क्षेत्रों में, शहरी कस्बों में, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी करता है, तो हमें इसका ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, अब दूसरा चीज, एक छोटा सा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। जल के आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सिंचाई मिशन, हर घर पानी और हर घर सिंचाई मिशन ये किससे जुड़ा हुआ है? पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ योजना है। हर घर पानी हर घर सफाई, सॉरी सिंचाई नहीं, सफाई मिशन। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन परियोजना की शुरुआत फरवरी 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत प्रारंभ की है। इस मिशन के द्वारा मार्च 2022 तक यानी लगभग 1 साल के अंदर सभी ग्रामीण घरों में पाइप से 100% जल आपूर्ति करना। मतलब इसका टारगेटेड एरिया क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है। जैसे कि पहले वाले का टारगेटेड एरिया क्या था? इसका टारगेटेड एरिया, हर जल जीवन मिशन का टारगेटेड एरिया शहरी क्षेत्र था और ये केंद्र प्रायोजित था। और इसका टारगेटेड एरिया क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है और यह राज्य प्रायोजित है। यह पंजाब राज्य के द्वारा इस मिशन को चलाया जा रहा है। कब? फरवरी 2021 से शुरू किया गया है और उद्देश्य रखा गया है कि मार्च 2022 तक पंजाब के सभी ग्रामीण घरों तक 100% ठीक है जल आपूर्ति प्रदान करना। जल आपूर्ति प्रदान करना इस मिशन का, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का उद्देश्य है। और इस योजना के लिए जो फंडिंग हो रही है वो विश्व बैंक के द्वारा हो रही है, विश्व बैंक के द्वारा हो रही है, नाबार्ड के द्वारा हो रही है। ठीक है, और भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत जो फंड दिया जाएगा वो भी इसमें लगेगा। जल जीवन मिशन के तहत जो फंड दिया जाएगा पंजाब राज्य को, वो भी इस फंड का भी उपयोग इस हर घर पानी हर घर सफाई मिशन में किया जाएगा। ठीक है, और राज्य सरकार भी अपने बजट से इसमें फंडिंग करेगी। यानी ये जो 3-4 संस्थाएं, विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो फंड आएगा और राज्य सरकार भी अपने बजट से कुछ फंड निकालेगी, इन सबसे मिलाकर हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल आपूर्ति के लिए उसका वित्त पोषण या फाइनेंसिंग किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है देश का पहला तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फरवरी 2021 में भारतीय मौसम विभाग यानी IMD, भारतीय मौसम विभाग की घोषणा के अनुसार भारत के पहले तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना उड़ीसा के बालासोर
डिस्ट्रिक्ट, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किया जाएगा। यानी इसकी स्थापना कौन करेगा? इसकी स्थापना करेगा IMD, यानी भारतीय मौसम विभाग जो है उसने यह घोषणा की है फरवरी 2021 में कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पहला तड़ित झंझा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये ठीक है, यानी थंडर स्टॉर्म जो है अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो उड़ीसा के बालासोर में इसकी स्थापना की जाए। अगले 5 वर्षों के लिए में इसके परिचालन की उम्मीद है, यानी यह अगले 5 वर्षों में काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान, ये इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो सीधे सीधे बन सकता है कि तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भारत में किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो है उड़ीसा। किस डिस्ट्रिक्ट में की गई है, तो वो है बालासोर। और किसके द्वारा की गई है, तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि बिजली गिरने के कारण होने वाली मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना इसका उद्देश्य है। यानी जो बिजली गिरती है, अभी आप लोग हाल ही में इस न्यूज़ को देखे होंगे, इसका जो अनुमान है, इसका अनुमान लगाना ताकि होने वाले नुकसान और मृत्यु को कम किया जा सके। ठीक है, अभी हाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान में आमेर के फोर्ट के पास बिजली गिरी है, जिसमें लगभग 40 लोगों को मरने का न्यूज़ है। पिछले साल आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि यूपी बिहार में बिजली गिरने, बारिश के मौसम में, इसी मौसम में बिजली गिरने के कारण लगभग 150 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी ये तो लोग मर रहे थे, बाकी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सारे चीज़ों का आकलन करके इसको बिजली गिरने के कारणों से होने वाले जो मानव की मृत्यु और संपत्ति का जो नुकसान है उसको कम करना, मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी के लिए देश का पहला जो तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है, वो तड़ित झंझा अनुसंधान प्रशिक्षण जो केंद्र है वो उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक और मुख्य बात है जो हम जान लेते हैं कि IMD के जो निर्देशक हैं, यानी भारतीय मौसम विभाग के जो निर्देशक हैं, उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, मृत्युंजय महापात्रा, इनको चक्रवातों के संबंध में सटीक भविष्यवाणी करने के लिए या करने के कारण साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी IMD के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, यह चक्रवातों का आने वाले, देश में आने वाले चक्रवातों के संबंध में सटीक भविष्यवाणी करते हैं। और इससे क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में जान और माल, यानी लोगों की मृत्यु और बहुत बड़ी संपत्ति के नुकसान से बचाव हो जाता है। इसी कारण, इनके सटीक भविष्यवाणी के कारण इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो हमको ये भी याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे ये जो प्रश्न है वो यही है और इस पे यही प्रश्न बन सकता है, तो हमको इसका ध्यान रखना है। हम ये भी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में वर्ष में 2-3 बार 4 बार ऐसे होता है कि तूफान, बड़े स्तर पर तूफान आता है जिसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी से लेकर बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ तक कि यूपी तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो साइक्लोन से होने वाला तड़ित झंझा या बिजली गिरने जैसी प्रक्रिया है, इस तरह के चीज़ों के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की बात की गई है, वो उड़ीसा के बालासोर में की। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वह है भारत की पहली भूतापीय परियोजना। भारत की पहली
भूतापीय परियोजना। यह भारत की पहली भूतापीय जो परियोजना है, इस परियोजना को कहाँ पे शुरू किया जाएगा? इस परियोजना को पूर्वी लद्दाख का एक गांव है जिसका नाम है, लद्दाख का एक गांव है जिसका नाम क्या है? पूगा। पूगा में स्थापित किया जाएगा इस परियोजना को। भारत की पहली भूतापीय परियोजना को पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में की गई। हॉट स्पॉट के रूप में की गई है। मतलब क्या है कि यहाँ देश का सबसे अनुकूल जगह है जहाँ भूतापीय परियोजना को स्थापित किया जा सकता है, यानी जहाँ भूतापीय परियोजना की दक्षता सबसे ज़्यादा हो सकती है। इस सेंस में इसको हॉट स्पॉट कहा गया है। इसीलिए पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव को भूतापीय ऊर्जा केंद्र या ऊर्जा परियोजना के लिए, देश की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए इस पूगा गांव को जो पूर्वी लद्दाख में है उसको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। और वैज्ञानिकों ने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उनके सर्वेक्षण से ऐसा लगता है कि यह जो पूगा है वो तापीय ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल जगह है। ठीक है। इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में, ठीक है, यह 3 चरण का है। यह 3 चरण में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता करने की परियोजना की गई। 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता को डेवलप किया जाएगा। दूसरा, तीसरे चरण तक आते आते इससे 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का यह अध्ययन है कि यह इतना अनुकूल जगह है जहां 100 मेगावाट तक बिजली भूतापीय तरीके से या भूतापीय परियोजना के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। लगभग ये जो क्षेत्र है पूर्वी लद्दाख का पूगा क्षेत्र, यहाँ लगभग 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारत के उत्तरी ग्रिड से नहीं जुड़े। देखिए, भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो बिजली का जो व्यवस्था की गई वो 4 क्षेत्रों को जोड़ के की गई। ये उत्तरी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये 4 ग्रिड है। इन्हीं 4 ग्रिड को जोड़ के भारत के संपूर्ण क्षेत्र में बिजली प्रोवाइड की जाती है। यानी जो उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर उत्तरी क्षेत्र में आता है, इस उत्तरी क्षेत्र जो ग्रिड है उससे लद्दाख के 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे बिजली से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस परियोजना के माध्यम से जो लगभग 100 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर सकती है, इस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति को बनाए रखना इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है। और इसी के लिए अनुकूल होने के लिए, भूतापीय परियोजना के अनुकूल होने के कारण पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव को सिलेक्ट किया। ठीक है। तो इस तरीके से और 2022 तक इस तीसरे चरण को प्राप्त कर लेने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। यानी 100 मेगावाट तक का जो बिजली है वो 2022 तक तीसरे चरण को कंप्लीट करते हुए इसको प्राप्त करना है। यानी इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित करने की योजना बनाई गई है, तो वो है पूर्वी लद्दाख का पूगा गांव। ठीक है। तो इस पे जो सवाल बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। इसकी क्षमता पे भी सवाल बन सकते हैं कि कितना क्षमता तक यह बिजली उत्पादन कर सकती है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो। ठीक है। अब है अगला टॉपिक 72वां गणतंत्र दिवस। 72वां गणतंत्र दिवस 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 72वां गणतंत्र दिवस
गणतंत्र दिवस यानी 72th रिपब्लिक डे, यानी जो 26 जनवरी 2021 को मनाया गया, यानी यह 72वां गणतंत्र दिवस था। और यह किस कारण से चर्चा में रहा है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। इसके 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब पूछे भी गए हैं, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। पहला, इसके मुख्य अतिथि थे, जैसे हर साल गणतंत्र दिवस पे किसी न किसी को मुख्य अतिथि बना के बुलाया जाता है, या किसी देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो इस बार के मुख्य अतिथि थे ब्रिटेन के पीएम। 2021 के मुख्य अतिथि थे जिनका नाम है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के पीएम इसके मुख्य अतिथि थे जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, किंतु वह कोविड-19 के प्रभाव के कारण या महामारी के कारण उन्होंने अपनी यात्रा उनको रद्द करनी पड़ी। ठीक है, उसके पश्चात मंत्रालय ने भी यह सूचना जारी की कि कोविड-19 महामारी के कारण इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होगा। यानी पहले से जो निर्धारित था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, नाम लिख लीजिए, बोरिस जॉनसन को अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा, उन्होंने कोविड-19 के कारण उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। और यही कारण है कि मंत्रालय ने भी यह सूचना प्रेषित की कि 2019 में कोविड महामारी के कारण किसी भी अतिथि को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं किया जाएगा, या कोई भी मुख्य अतिथि इसमें शामिल नहीं होगा। और यह चौथा ऐसा अवसर है आज़ादी के बाद जब कोई भी मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं हुए। इससे पहले 1952 में, 1953 में और 1966 में। ठीक है, इससे पहले 3 बार ऐसा अवसर रहा जब गणतंत्र दिवस पे कोई भी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए। इसके बाद यह 2021 हो गया। तो इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से 4 वर्ष ऐसे हैं, या कौन से 4 ये वर्ष दे के पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें कोई भी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए हैं गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पे। तो ये प्रश्न बन सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले 2021 में तो ब्रिटेन के पीएम को बुलाया जा रहा था, लेकिन 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बुलाया गया था और वो आए थे, उनका नाम है जियर बोल्सोनारो। जियर बोल्सोनारो। ठीक है, तो 2020 में फिर इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और 2021 वाले पॉइंट पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो 2021 के गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ है वह यह है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। पहली महिला फाइटर पायलट है जो 2021 के रिपब्लिक डे के परेड का हिस्सा बनी। वो कौन है? भावना कंठ। और ये कौन है? पहली महिला फाइटर पायलट है। तो आपको ये 2 बिंदुओं को ध्यान रखना है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, आपको इन सारे प्रश्नों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो मुख्य बिंदु है इससे जुड़ा हुआ वह यह है कि इस वर्ष में बांग्लादेश की सेना ने, ठीक है, भी गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट किया। कौन? बांग्लादेश की सेना।
बांग्लादेश की सेना ने इस गणतंत्र दिवस में, ठीक है, लगभग इनके 122 लोगों का सदस्यीय दल था, ठीक है। इस सदस्यीय दल के ने इस गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया, ठीक है। बांग्लादेश का यह क्या है, 2021 मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो 1971 में हुआ था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जब ये आज़ाद हुआ तो इसका नाम बांग्लादेश रखा गया, ठीक है। तो 1971 में यह बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, यानी बांग्लादेश मुक्ति जो संग्राम हुआ वो 1971 में हुआ था और इसका 50वीं वर्षगांठ थी, 50वीं वर्षगांठ थी। और यहाँ की सेना इस वर्ष के परेड में शामिल हुई है, ठीक है, गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई है। गणतंत्र दिवस के दौरान विभिन्न प्रदेशों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। आप लोग अगर वीडियो 26 जनवरी का लाइव देखते होंगे, जब राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो उस समय बहुत सारे परेड होता है, अलग अलग राज्यों के प्रदर्शनी झांकियाँ निकाली जाती थी। तो इन प्रदर्शनी झांकियों में से को भी प्राइज दिया जाता है कि सबसे झांकी किस राज्य की रही। तो इस बार जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है वह उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तर प्रदेश की झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी, श्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। और यह उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसका टाइटल था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अयोध्या उत्तर प्रदेश की, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, यही इस झांकी का विषय था और इसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दूसरा और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे कौन था, उत्तराखंड था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कि इसमें इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। दूसरा, भावना कंठ जो कि पहली महिला फाइटर पायलट है, उन्होंने इस परेड का हिस्सा बनी। बांग्लादेश की सेना ने इस परेड में शामिल हुई और, ठीक है, और जो झांकियाँ निकली, इन झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित की गई और उसका थीम क्या था, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। तो इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं और आपको इसी का ध्यान रखना है कि प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ मुख्य बातें इस पे देख लेते हैं जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। एक रिपोर्ट आई है, विश्व नगरीकरण संभावना रिपोर्ट, विश्व नगरीकरण, ठीक है, संभावनाएं, दो 2018, ठीक है। इस रिपोर्ट जिसको WUP 2018 भी कहते हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्तमान वृद्धि दर 2030 तक भारत की नगरीय जनसंख्या जो होगी, 2030 तक भारत की जो नगरीय जनसंख्या होगी, यानी नगरों में रहने वाले लोगों का जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 60 करोड़ हो जाएगा। यह संभावना रिपोर्ट में यह बात की गई है और यह भी कहा गया है कि 2050 आते आते भारत की लगभग 50% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करने लगेगी। तो यह इस विश्व नगरीकरण संभावना 2018 यानी WUP 2018 की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2010 से लेकर 18 के बीच में जो नगरीकरण का ट्रेंड देखा गया है
वो इस अवधि में यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष 2.4% औसतन जनसंख्या जो है, औसतन जो जनसंख्या है वो भारत में के नगरीकरण में नगरों में बढ़ रही है। यानी नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो 2.4% की दर से बढ़ रही है। यानी नगरों में यह जनसंख्या इस दर से बढ़ रही है और वर्तमान में यह 34% तक हो गई है। यानी भारत के 100% लोगों में जो जनसंख्या अगर 2021 के हिसाब से देखें 121 करोड़ की, तो इसमें से यह माना गया है कि भारत के वर्तमान में जो भारत के शहरों में रहने वाली जनसंख्या है वो 34% है। यानी अगर 100% लोगों में से 34% लोग शहरों में रह रहे हैं और यह कब 2050 तक जाते जाते 50% हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस रिपोर्ट का में कहा गया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं रिपोर्ट के आधार पर बेस बना के, तो आपको यह ध्यान रखना है, भूलना किसी भी हालत में नहीं। दूसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि अगर 2011 जो लास्ट जनगणना हुई है 2011 में हुई है, 2021 में होने वाली है थी यह है, लेकिन कोविड के प्रभाव के कारण अभी तक ये शुरू तो हुई नहीं है। तो हम 2011 के जनगणना को ही ध्यान में रखेंगे और इसी के फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। ठीक है, 2021 के जनगणना के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वाधिक अगर नगरीकरण देखा जाए कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य में हुआ है, तो पहले नंबर में आता है तमिलनाडु। पहले नंबर पे क्या आता है? तमिलनाडु आता है, और दूसरे नंबर पे केरल और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फैक्चुअल प्रश्न या तो आपको आता है या नहीं आता है, इस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण या आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें लगभग 48.4% जो जनसंख्या है वो शहरों में या नगरों में रहती है। ठीक है, वही केरल का देखें तो 47.7% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है, और महाराष्ट्र का देखें तो 45.2% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। तो अगर बड़े राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में है, उसके बाद महाराष्ट्र में। तो हमको यह याद रखना है। और इनका अगर हम ध्यान दें, इसके बाद अगर हम देखें चौथा जो सबसे बड़ा नगरों वाला राज्य है वो है गुजरात। यहाँ भी 42% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। अगर इन तीनों राज्यों को मिला लें और उसके नगरीकरण को देखें या नगरीय जनसंख्या को देखें तो लगभग 1/3 जो नगरीय जनसंख्या है भारत की वो इन्हीं 4 राज्यों में रहती है। तो हमें ये जरूर याद रखना है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, केरल में, फिर महाराष्ट्र में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जब एक पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिहार में भी, झारखंड में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें हर संभावनाओं पे प्रश्न को देखते हुए तैयारी करनी है ताकि कहीं से भी कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, एक चीज़ और हम देख लें, जब हम मैक्सिमम शहरीकरण को देख लिए तो न्यूनतम शहरीकरण वाले राज्यों को भी देख लेते हैं, ताकि कई बार न्यूनतम शहरीकरण वाले राज्यों पर भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे कम नगरीकरण वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश। इसका मात्र 10% ही जो जनसंख्या वो नगरों में रहती है। उसके बाद है बिहार, इसकी 11.3% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। और तीसरा है असम, इसकी लगभग 14% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। तो आपको यह याद रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही रिपोर्ट का हवाला देकर, जैसे मैंने कहा कि ये जो विश्व संभावना रिपोर्ट है
उसके आधार पर मैंने जैसे बताया वैसे ही वो लोग भी प्रश्न बना के पूछ देते हैं कि वर्तमान में जो विश्व नगरीकरण संभावना रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या क्या है, तो उस बेस पे या ऐसे 2011 के जनसंख्या के आधार पर नगरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीकरण, कम नगरीकरण, या कितना प्रतिशत नगरीकरण हुआ है, किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, इस तरह के सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। फैक्चुअल सवाल है, आपको या तो आता है या नहीं आता है, आप विश्लेषण करके अंदाज़ा लगा के इसके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, भूलनी नहीं है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है भारत पर्व। भारत पर्व, यह भारत पर्व 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 के बीच मनाया गया। यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से लेके 31 जनवरी तक यह मनाया गया, ठीक है। और इसको भारत या इसका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इस भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि भारत पर्व जो समारोह है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री ने नहीं किया, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है, इस भारत पर्व का। तो इस भारत पर्व की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई। इसका नेतृत्व पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म से इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष किसने? ओम बिरला ने किया है, ठीक है। यह पहली बार इसका शुरुआत नहीं हुआ है, यह 2016 से ही इस भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है और यह 26 से 31 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और यह आयोजन लाल किले के प्राचीर के सामने भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? लाल किले के सामने। तो इस पे ये 3-4 बिंदु हैं जिस पे भारत पर्व से प्रश्न बन सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इन्हीं प्रश्नों से, इन्हीं पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से याद रखना है, क्योंकि गलती यहीं पे होती है। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और यहीं से गलतियाँ होती हैं, तो आपको इसी तरीके से इसको याद रखना है। आज यहीं अगर इस टॉपिक से जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उससे कोई भी प्रश्न हो, आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अगले क्लास में उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर इस टॉपिक से अलावा भी कोई टॉपिक आपको जानना हो तो आप भी उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।